वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एलएलपी पार्टनरशिप जो है हमारी। उस एलएलपी पार्टनरशिप के जो हमारी एलएलपी पार्टनरशिप जो एक्ट है हमारा 2008, उस एलएलपी पार्टनरशिप 2008 एक्ट के अंदर हम जो एक वैध सीमित देयता साझेदारी फर्म जो हम बनाएंगे उसकी स्थापना की कानूनी पहलू, यानी एक लीगली रूप से हम जो एक एलएलपी फर्म की स्थापना करेंगे तो एलएलपी फर्म की स्थापना के कौन कौन से स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स को हम फॉलो करके एक एलएलपी फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें पूरे पॉइंट को पूरी वीडियो को बारीकी से देखना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक एलएलपी को कानूनी अस्तित्व प्राप्त करने के लिए एलएलपी को इस कानून के तहत पंजीकृत करवाना होता है। साथ ही यह इस अधिनियम में निर्धारित निम्नलिखित पहलू को पूरा करना होगा। कौन कौन से पहलू है? तो देखिए, सबसे पहले हमें साझेदारों व नामित साझेदारों का निर्णय लेना होगा। उसके बाद हमें निर्देशन पहचान नंबर, यानी हमारा जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको प्राप्त करना होगा। उसके बाद हमें चाहिए एक डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट। उसके बाद हमें चाहिए एलएलपी के नाम की उपलब्धता का पता करना होगा कि क्या नाम हमने जो एलएलपी का नाम रखने जा रहे हैं क्या वो सही है या फिर उस नाम से कोई अन्य संस्था तो नहीं है। इस प्रकार से हमें उसकी जांच करवानी होगी। उसके बाद हमें पंजीकरण कार्यालय में भी उसकी जांच करवानी होगी। एलएलपी उसके बाद हमें चाहिए एलएलपी समझौते का मसूदा तैयार करना होगा। उसके बाद निगम दस्तावेज़ों को दाखिल करना होगा। निगम में जो हमारे निगम के दस्तावेज है उसको एलएलपी रजिस्ट्रार है, जो एलएलपी हमारा रजिस्टर्ड है उसके रजिस्ट्रार में हमको इसको जमा करवाना होगा। लास्ट में हमें जो एलएलपी रजिस्ट्रार है हमारा, वो एलएलपी रजिस्ट्रार हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें देगा। इसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स, जो पूरे हमारे एक एक पॉइंट है उसको बारीकी से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे अब हम। जो हमारा सबसे पहले हमारे साझेदारों व नामित साझेदार जो है हमारे, उसका निर्णय हम किस प्रकार से लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें एक एलएलपी में कम से कम 2 साझेदार का होना अनिवार्य है। ये साझेदार निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है। कौन कौन साझेदार हो सकता है? एक भारत के बाहर का कोई भी कंपनी हो सकती है। भारत के बाहर की कोई भी कंपनी है वो भी एलएलपी के अंदर पार्टनर्स हो सकती है। लेकिन जो कंपनी है भारत की, जो विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो साझेदार के रूप में एक व्यक्ति का निर्धारण करती है उस एलएलपी फर्म के अंदर एक साझेदार के रूप में जो निर्धारण करती है। दूसरा, हमें जो साझेदारी फर्म के अंदर साझेदार एक एलएलपी फर्म खुद हो सकती है, मतलब कोई एक एलएलपी फर्म भी एलएलपी फर्म के अंदर साझेदार हो सकती है। विदेशी एलएलपी भी साझेदार के रूप में हो सकती है। लेकिन जो एलएलपी है वो भी अपने को साझेदार, जो दूसरी पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर अपने को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करती है। मतलब उसके अंदर एलएलपी की ओर से एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया जाता है जो पार्टनरशिप का रोल निभाता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, साझेदार एक भारत का निवासी या भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति भी हो सकता है। यह नई कंपनी हो सकती है, कंपनी के अलावा एलएलपी फर्म हो सकती है, या फिर वो एक व्यक्ति भी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं, जो एक हम डेजिनेटेड पार्टनर्स जो अपॉइंटमेंट करते हैं नामित साझेदार, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नामित साझेदार है वह साझेदार होता है जो एलएलपी के अंदर दिन प्रतिदिन के कार्य को करता है, जो रोजाना के कारोबार को संभालता है। वही हमारा जो डेजिनेटेड पार्टनर्स या फिर जो उसे हम हिंदी में बोलते हैं नामित साझेदार होता है। इसका निर्धारण जो एलएलपी का हम एग्रीमेंट बनाते हैं उसके अंदर होता है। एलएलपी फर्म में कम से कम 2 नामित साझेदार का होना आवश्यक होता है। एक भारतीय नागरिक भी नामित साझेदार हो सकता है। एक नामित साझेदार अगर किसी प्रकार के नियमों का अगर उल्लंघन करता है तो जो हमारा एलएलपी एक्ट है 2008, उसमें सज़ा का प्रावधान भी किया गया है।
आगे हमारा दूसरा पॉइंट आता है हमारा निर्देशक पहचान संख्या। निर्देशक पहचान संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एक नामित साझेदार के पास DIN नंबर होना चाहिए। DIN नंबर जो होता है हमारी केंद्र सरकार जारी करती है। किसी भी LLP या कंपनी के अंदर जो दिन प्रतिदिन के कार्य को संभालता है ना, उसे केंद्र सरकार DIN नंबर जारी करती है और उनको DIN नंबर से ही उनको जो करती है, मतलब DIN नंबर से ही उनकी पहचान की जाती है। आगे है हमारा डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर का क्या रोल होता है? देखिए फ्रेंड्स, एक जो LLP फॉर्म रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर प्रत्येक नामित साझेदार जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, वो जब LLP को रजिस्टर करवाता है तो कुछ दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में LLP रजिस्ट्रार के पास भेजता है। मतलब कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी ऑनलाइन उसके पास रजिस्टर जो LLP रजिस्ट्रार है उसके पास भेजना होता है। तो उसमें जो है एक डिजिटल हस्ताक्षर भी करने होते हैं। जो डिजिटल हस्ताक्षर होता है वो डिजिटल हस्ताक्षर जो हमारा उसके अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं। LLP जो इसलिए एक नामित साझेदार है जो उसके पास जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC का होना अनिवार्य है। एक बार जब डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र मिल जाता है तो डिजिटल हस्ताक्षर की कहीं पर भी अगर उपयोग उसको हर वो जगह उपयोग कर सकते हैं जहाँ पर हमें एक नॉर्मल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। जिस भी फॉर्म में हमें नॉर्मल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है उस फॉर्म में हम डिजिटल सिग्नेचर का जो सर्टिफिकेट है उसको लगाकर हम डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। आगे हमें चाहिए एक LLP के नाम की उपलब्धता का पता करना कि LLP का नाम सही है। सही नाम का निर्धारण किस प्रकार करते हैं? तो LLP का नाम का चयन करने से पहले चयन करते समय निम्नलिखित मापदंड, जो कौन कौन से मापदंड है उनका ख्याल रखना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही नाम के अनेक LLP नहीं हो सकती है। जो हमारा LLP एग्रीमेंट कहता है, जो LLP एक्ट 2008 है वो कहता है कि एक नाम की अनेक LLP फर्म नहीं हो सकती है। अगर कोई समान नाम की दूसरी LLP खोलना चाहता है तो उसे पहली वाली जो समान नाम की LLP है उससे NOC लेनी होगी। NOC का मतलब यहाँ पे है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी समान नाम की दूसरी LLP रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आगे हमें जो निषिद्ध शब्द है, प्रोहिबिटेड वर्ड है, उनका उपयोग नहीं होना चाहिए उस नाम के अंदर। भारत सरकार ने प्रतीक या नाम अधिनियम 1950 जो प्रतीक और नाम अधिनियम बनाया हुआ है 1950, जिसमें कुछ नाम बताए हुए हैं जिनका उपयोग फर्म के नाम के लिए नहीं किया जा सकता। उन नामों का उपयोग हम फर्म के रजिस्टर करवाने के लिए उन नामों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको LLP एक्ट 2008 के नियम 18 में विदेशी कंपनी या विदेशी LLP के लिए रिजर्व कर रखा है। मतलब उन नामों का उपयोग सिर्फ फॉरेन LLP ही उसको उपयोग कर सकती है। तो इसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें RBI के पास रिजर्व करके रख रखा है। RBI की अनुमति लेनी होती है, RBI ने उनको रिजर्व करके रख रखा है। उन नाम से अगर हम LLP खोलेंगे तो RBI से हमें अनुमति लेनी होगी। उपयुक्त नाम के नियम का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। मतलब ये जो नियम है हमारे, उन नियमों का हमें ख्याल रखना होता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा रजिस्ट्रेशन कार्यालय, उसके बाद हमें चाहिए एक रजिस्ट्रेशन कार्यालय। फ्रेंड्स देखिए, जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय है उसकी रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है, LLP का जो पंजीकरण कार्यालय वह होता है जिसमें LLP से संबंधित कार्य किया जाता है। यह कार्यालय प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में एक कार्यालय जो खोला हुआ है उसके अंदर हम LLP को रजिस्टर करवा सकते हैं। LLP जिस भी क्षेत्र में खोला जा रहा है उसी राज्य के LLP रजिस्ट्रार कार्यालय में हम उसका पता करते हैं और LLP का रजिस्टर कराने के लिए उस कार्यालय का हमें पता करना होता है। आगे हमारा छठा पॉइंट जो है वो है मसौदा तैयार करना। LLP का मसौदा, LLP का मसौदा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, LLP बनाने के लिए LLP में रुचि रखने वाले साझेदारों के बीच समझौता जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को करने की आवश्यकता होती है, जिसे LLP समझौता या LLP एग्रीमेंट कहते हैं, कहा जाता है। LLP एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स व LLP के बीच एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। इस समझौते में
एलएलपी का नाम होता है, जो हमें एलएलपी का नाम रखने हैं, सभी साझेदारों का नाम होता है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, नियमित साझेदार होते हैं, उनका नाम का निर्धारण किया जाता है। और योगदान का हिस्सा मतलब कौन कितना इस पार्टनरशिप लगा रहा है, उसका लाभ किस हिसाब से बांटा जाएगा, उसके बारे में लिखा जाता है। साथ साझा करने का अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में भी उसके अंदर लिखा जाता है। यदि समझौते में अधिकार व कर्तव्य के बारे में नहीं लिखा जाता है, मान लीजिए किसी जो एग्रीमेंट में अगर अधिकार और कर्तव्य के बारे में लिखना भूल गए तो एलएलपी एक्ट 2008 की अनुसूची जो एक उस पर लागू हो जाती है, उसमें इस तरह की कुछ बातें लिखी गई है। इसके अलावा एलएलपी समझौते में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो हमें रजिस्ट्रार को सूचना भेजनी होगी कि हमने जो एलएलपी एग्रीमेंट बनाया था उसमें हम फिर से जो सूचना हम जो करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन करने के लिए एलएलपी रजिस्ट्रार को भी सूचित करना होगा। हमारा 7वां पॉइंट आता है निगम दस्तावेजों को दाखिल करना होगा। निगम में जो दस्तावेज है उनको दाखिल करना होगा। एक एलएलपी का सचिव, जो एलएलपी का सचिव होगा वह एलएलपी का सी या एलएलपी का जो सीए होगा, सीए हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को। जो एलएलपी का सीए है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि एलएलपी से संबंधित सभी जो दस्तावेज है उन सभी दस्तावेजों को एलएलपी रजिस्ट्रार के पास दाखिल कराए यानी जमा करवाए। लास्ट में हमें जब हम हमारे सभी दस्तावेज जमा करा देते हैं तो जो हमारा निगम प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो निगम प्रमाण पत्र हम एलएलपी जो रजिस्ट्रार होता है, जब एलएलपी के सभी निगम दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिया जाता है तो रजिस्ट्रार क्या करता है, सभी दस्तावेजों की यहाँ पर जांच करता है, बारीकी से जांच करता है। और जांच में सभी दस्तावेज अगर सही पाए जाते हैं तो एलएलपी रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होता है कि वह 14 दिनों के भीतर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कर दे। इस तरह एक एलएलपी रजिस्ट्रार एलएलपी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कर देता है और जारी करने के बाद उस पर कार्यालय की मोहर भी लगा देता है। इस तरीके से हम एक एलएलपी का जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो एक एलएलपी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। अब बात आती है फ्रेंड्स पंजीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हम जो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक एलएलपी को जब हम रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके लिए निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं उस एलएलपी फर्म को। कौन कौन से? कानूनी अस्तित्व प्राप्त हो जाता है उसको, कानूनी लीगली वैध एलएलपी हो जाती है वो, जो फर्म के साझेदारों को अलग बनाती है, मतलब फर्म और साझेदारों को फर्म से अलग बनाती है। मतलब जो कोई मान लीजिए जो कंपनी पर मान लीजिए कोई केस भी करता है, जो कंपनी का केस मतलब फर्म पर जो केस करता है वो केस जो होगा फ्रेंड्स, वो केस फर्म के नाम पर किया जाएगा, ना कि जो पार्टनर्स है उनके नाम से। पार्टनर के नाम से नहीं किया जाएगा, फर्म के नाम से किया जाएगा। उसके अलावा जो उसके नाम से मुकदमा कर सकती है, मतलब एलएलपी जो फर्म है वो एलएलपी फर्म किसी व्यक्ति पर अपने फर्म के नाम से, जिस नाम से फर्म खोली गई है उस नाम से मुकदमा कर सकती है, एलएलपी मुकदमा कर सकती है। और कोई भी व्यक्ति उस फर्म के नाम से मुकदमा चला सकता है। कोई व्यक्ति को अगर उस फर्म के किसी उत्पादन माल पर अगर कोई कमी दिखती है तो फर्म के नाम पे केस कर सकता है, ना कि पार्टनर्स के नाम पर। उसके अलावा एलएलपी फर्म अपने नाम से चल व अचल संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है। कोई संपत्ति अगर क्रय करनी है फर्म के लिए, तो फर्म के लिए कोई संपत्ति क्रय करनी है तो वो फर्म के नाम से क्रय की जाएगी, ना कि पार्टनर के नाम से। और बेचनी है तो भी वो फर्म के नाम से बेच सकते हैं। इसके अलावा हमें जो एलएलपी अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो एलएलपी अंतिम निर्णयों पर अपने नाम से मोहर का उपयोग करती है। मतलब जो एलएलपी को एक मोहर मिल जाती है और जो भी हम एलएलपी से संबंधित जो कार्य होते हैं उस पे एलएलपी अपनी मोहर स्टाम्प जो लगाती है और स्टाम्प लगाकर उसको जो कागज़ को लीगली वैध बनाती है। इस तरीके से फ्रेंड्स हम एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने 2 वीडियो भी डाली थी जिसमें हमने एलएलपी के बारे में कुछ और बातें भी की थी। फ्रेंड्स अगर वो वीडियो आपने देखी नहीं है
तो यहाँ पे लास्ट में हमें वो आपको वो वीडियो शो हो जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियो की आपको लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप LLP के जो बाकी पॉइंट बचे हुए हैं उनको आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हिंदी में आपको इसी तरीके से सरल भाषा में आपको कोर्स उपलब्ध करवाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगला टॉपिक अगली वीडियो में। ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर LLP जो हमारा सीमित देयता साझेदारी अधिनियम जो है उसका हमारा वीडियो पार्ट नंबर 3 था। वीडियो पार्ट नंबर 1 व 2 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो।